हाय फ्रेंड्स, MR क्लास विद कॉन्सेप्ट पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज येलो बुक जो कि अंकित भाटी सर का जीएस के लिए बहुत रामबाण बुक है, तो उसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग रिवाइज करेंगे कम टाइम में। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट नोट्स उन्होंने दिए हैं उसका रिवीजन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इतिहास का जनक हेरोडोटस है, यानी इतिहास का जनक किसे माना जाता है तो हेरोडोटस को माना जाता है। इसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी, मतलब हेरोडोटस जो हैं इनकी बुक का क्या नाम है तो इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिका। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक काल। वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है 3 भाग कौन कौन से हैं। एक है पुरापाषाण काल, ये रहा पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसका एज नहीं पूछा जाता, बट चलिए लिखा हुआ है तो रिवाइज करने में क्या जाता है। पुरापाषाण काल अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक, मध्य पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक, और नवपाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। ओके, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ। पुरापाषाण काल में दोस्तों क्या हुआ, आग का आविष्कार हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पूछा जाएगा आग का आविष्कार किस काल में हुआ तो वो है पुरापाषाण काल। इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार कब हुआ था, नवपाषाण काल में। मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में सीखा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, नवपाषाण काल में इनमें से क्या सही है। ऑप्शन 4 दे देते हैं, उसमें बस पूछते हैं। तो एक ऑप्शन होता है घर बनाने की प्रवृत्ति, तो आप इसको याद रखिए, घर बनाने की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में लोगों ने सीखा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। इंपॉर्टेंट है, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया तो तांबा धातु का उपयोग किया। मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार का क्या नाम था तो वो था कुल्हाड़ी। चलिए नेक्स्ट, कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। ये मेहरगढ़ पाकिस्तान में दोस्तों, तो पाकिस्तान का मेहरगढ़ से प्राप्त होता है कृषि का प्रथम उदाहरण। भारतवर्ष शब्द का प्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख, ये रहा, हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। तो भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख में। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहले फसल कौन सी थी तो वो थी गेहूँ। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहला फसल गेहूँ था। जिन सिक्कों पर लेख नहीं है और उन पर जो चिन्ह बने हैं उनका ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, ये सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। ऐसे सिक्के जिस पे क्या है कि चिन्ह तो बने हैं, चिन्ह बने हैं, लेख नहीं है और उन पर जो चिन्ह बने हैं उसको ठीक से पढ़ा नहीं जा सका या ज्ञात नहीं किया जा सका कि वास्तव में ये किस चीज़ का निशान या चिन्ह है। तो ऐसे सिक्के को क्या कहा जाता है, आहत सिक्के कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है रोमिला थापर के अनुसार लौह का उपयोग 800 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि रोमिला थापर के अनुसार लोहे का उपयोग किस वर्ष माना गया तो वो है 800 ईसा पूर्व। अब आते हैं वेद पे। प्रमुख वेद कौन कौन से हैं
चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। प्रमुख वेद। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। यानी क्वेश्चन पूछा जाता है वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों, तो वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेद की संख्या 4 है। ओके, और कौन कौन से हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेद की संख्या कितने हैं दोस्तों, तो 4 हैं। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ओके, सॉरी, ऋग्वेद पे आते हैं। यह सबसे प्राचीन वेद है। तो दोस्तों सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वो ऋग्वेद है, और इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त और 10,462 रचना है। दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें देखिए, सबसे प्राचीनतम वेद किसको बोला जाता है, तो वो है ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद है। इनमें 10 मंडल, एक तरह से अध्याय होता है मंडल, तो 10 मंडल हैं। और सूक्ति कितने हैं, वो है मंत्र एक तरीके का होता है। तो सूक्ति कितने होते हैं, 1028 और 10,462 रचना है इनमें। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं, 5 शाखाएं हैं। देवता, सोम का उल्लेख 90 मंडल में है। सोम देवता का उल्लेख किस मंडल में है, 9वें मंडल में है। ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र मिलता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है ऋग्वेद में कितने नदियों का जिक्र मिलता है, तो वो है 21 नदियों का। ओके, गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, तो गायत्री मंत्र की रचना दोस्तों किसने की थी, विश्वामित्र ने। उसका उल्लेख 3रे मंडल में है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। गायत्री मंत्र जिसकी रचना किसने, विश्वामित्र ने की थी, उसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो 3रे मंडल में। कौन सा, ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ओके, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है, जैसा कि मैंने बोला, तथा यह सावित्री को समर्पित है। कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का संबंध किससे है या किसको समर्पित है, तो ये सावित्री को समर्पित है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा 10 अन्य राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन है। फिर से सुनिए, ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा अन्य 10 राजाओं के बीच के युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में दिख नहीं रहा, थोड़ा क्लियर कर दे। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई तथा यह युद्ध परुष्णी नदी, जो कि वर्तमान में रावी नदी है, तो आपसे पूछा जाता है रावी का पुराना नाम क्या है, तो परुष्णी नदी, और परुष्णी का वर्तमान नाम क्या है, तो वो रावी नदी। तो रावी नदी पर लड़ा गया था। अब आते हैं यजुर्वेद पर। यजुर्वेद, यह वेद गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा गया है। तो पूछा जाता है कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो वो आपका होगा यजुर्वेद। अब यजुर्वेद, इसके 2 भाग हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। नेक्स्ट, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद हो गया, 2 भाग हैं इसके। अब आते हैं सामवेद पर। तो सामवेद, इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन पूछा जाता है सामवेद किससे संबंधित है, तो ये संगीत से संबंधित है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएं हैं, जिनमें मात्र 78 ही नई है, शेष ऋचाएं। यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है। इसे
आधुनिक वेद भी कहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि सबसे नया वेद कौन सा है, तो वो है अथर्ववेद, सबसे नया वेद माना जाता है। ओके, इसे वेद में इसे गलत लिख दिया है। इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा प्रेम का उल्लेख है। यानी कि आपसे पूछ सकता है जादू टोना से रिलेटेड कौन सा वेद है, तो वो है अथर्ववेद। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। दो शाखाएं हैं, कौन कौन से? पीपलाद एवं शौनक। ओके, अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद भी कहते हैं। किसको ब्रह्मा वेद कहा जाता है, तो वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। इसमें ये बताया गया है कि सभा तथा समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। इसमें क्या बताया गया है? इसमें यह बताया गया है कि सभा तथा समिति, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है वेदांग। वेदांग की कुल संख्या 6 है। कौन कौन से? शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्त और छंद। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष को माना जाता है। यानी पुराणों के रचयिता कौन है? तो लोमहर्ष है। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। वर्तमान उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं। यानी कि वर्तमान उपलब्ध पुराण जो भी है वो गुप्त काल के आसपास के हैं। ये आसपास लिख दिया है, सॉरी, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके, विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। तो पूछा जाता है कौन सा पुराण का संबंध मौर्य वंश से है, तो वो है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण का सातवाहन वंश से तथा वायु पुराण का गुप्त वंश से है। तो आपसे पूछता है दोस्तों ये कि सातवाहन वंश से कौन सा पुराण संबंधित है, तो वो है मत्स्य पुराण। और वायु पुराण किससे संबंधित है? गुप्त वंश से। अब आते हैं अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त। इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है। यानी चाणक्य के विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी चाणक्य को जाना जाता है। इसकी बुक का क्या नाम है? तो इस चाणक्य के बुक का नाम है अर्थशास्त्र। ओके, अर्थशास्त्र जैसा नाम से लग रहा है ये अर्थशास्त्र, ये नाम से अर्थशास्त्र है, बट इसमें है क्या? तो राजनीति शास्त्र है। देश का शासन प्रशासन कैसा होना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए, ये सब लिखा हुआ है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, जो कि राजनीति शास्त्र है एक। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सॉरी, अर्थशास्त्र एक राजनीतिक शास्त्र है। इसमें मौर्यकालीन, नेक्स्ट नीचे आते हैं, इतिहास की जानकारी मिलती है। यानी इसमें क्या? मौर्यकालीन इतिहास की। ऑब्वियस सी बात है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र है तो मौर्य काल के बारे में ही होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है कल्हण। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फैक्ट है, तो पूछता है कई बार, पैट में भी पूछा था कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है कल्हण। इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। कश्मीर के राजाओं का इतिहास किसमें है? तो किस पुस्तक में है? राजतरंगिणी नाम के पुस्तक में। और इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो इस पुस्तक का लेखक है कल्हण। ओके, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि। पाणिनि के कई बार पूछा जाता है पाणिनि के पुस्तक का नाम क्या है? तो अष्टाध्यायी है। यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। यानी ये अष्टाध्यायी जो है, ये अष्टाध्यायी संस्कृत का पुस्तक है, जिसके लेखक कौन है? पाणिनि। ठीक, सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? तो वो मनुस्मृति है। इसके लेखक मनु हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। पूछा जाता है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है?
तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो कल्पसूत्र में लिखा गया है और यह भद्रबाहु ने लिखी है। तो इसमें पूछा जाता है कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है, तो वो जैन धर्म से संबंधित है। और कल्पसूत्र के लेखक कौन है, तो भद्रबाहु है। ओके। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये जातक कथाएं किससे संबंधित हैं, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये पूछा जाता है। इसमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। असम में पाए जाने वाले बिगन भारत का एकमात्र कवि है। असम में पाए जाने वाले क्या है, गिबन भारत का एकमात्र कवि है। सॉरी, कवि में बोल रहा था, कवि है। ओके दोस्तों, तो फ्रेंड्स, हिस्ट्री का पहला चैप्टर समाप्त होता है येलो बुक से, और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसका रिवाइज करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय बाय। जय हिंद।